फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, एक रोज पवित्रा जैसे ही अमित के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था और माँ बेटे के बीच में चिल्लम चिल्ली हो रही थी। उसने सुना कि मोहिनी जी कह रही थी, तुमने हैरी को आज फिर से फोन किया। मुझे उससे तुम्हारा मिलना या बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आगे ये जानते हुए भी कि मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, मैं उससे बात करूंगा। आपको जो भी करना है कर लीजिए। अमित बोला, लड़कों के बीच ऐसा संबंध अनैतिक है, दुनिया थूकेगी हम पर। मोहिनी जी बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित बोला, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे शर्म आती है कि मेरे बेटे के संबंध किसी लड़के के साथ है। मोहिनी जी बोली, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मैं गै हूँ। मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां पसंद नहीं। मेरा रुझान तो लड़कों की तरफ है। ऐसा ही वो हैरी है, उसे भी लड़कियां पसंद नहीं। अमित बोला, मैं तुम्हारा ये नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं चलने दूंगी। 2 दिन बाद मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी ज्योतिका के साथ ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहे हैं। ज्योतिका के आते ही मैं तुम्हारी सगाई उसके साथ कर दूंगी और फिर कुछ ही दिनों में शादी भी कर दूंगी। मोहिनी बोली, लेकिन मैं ज्योतिका को पति का सुख नहीं दे पाऊंगा माँ। अमित गिड़गिड़ाया, ये अब होकर ही रहेगा। मोहिनी बोली, फिर उस दिन पवित्रा उनके घर के दरवाजे से ही लौट आई। उसकी भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने उस दिन वहाँ काम नहीं किया, लेकिन उसने फिर अपनी हमउम्र नीता से पूछा कि गे का क्या मतलब होता है। ये सुनकर नीता मुस्कुराई और पूछा, क्या चक्कर है ये। फिर पवित्रा ने उसे सारा माजरा सुनाया। तब जाकर नीता ने उसके सवाल का जवाब दिया। जवाब सुनकर पवित्रा ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली और बोली, ऐसा भी होता है। हाँ, समाज में ये भी होता है। नीता बोली, उस दिन पवित्रा समाज की एक और कड़वी सच्चाई से रूबरू हुई थी और उसे अब हैरी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बारे में सोचकर अब उसे उल्टी आ रही थी। पवित्रा का दिमाग हिल चुका था। हैरी और अमित के बीच के संबंध को जानकर वो अब मिसेज गर्ग के घर काम पर जाती थी तो उसे अमित के बारे में सोचकर कुछ अजीब सा लगता था। अब वो अमित से उस तरह से बात नहीं करती थी जैसा कि पहले किया करती थी। ये बात अमित ने भी नोटिस की थी कि अब पवित्रा उसे पहले की तरह बातें नहीं करती। एक दिन जब पवित्रा उसके कमरे में खाना देने गई तो उसने पवित्रा से पूछ ही लिया, क्या बात है पवित्रा, आजकल तुम मुझसे पहले की तरह बातें नहीं करती। भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। पवित्रा बोली, कोई बात तो है, तभी तो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। अमित बोला, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। पवित्रा बोली, तुम भी अपने भाई से गैरों की तरह व्यवहार करने लगी। अमित ये कहते हुए रुआसा सा हो उठा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्रा बोली, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे और हैरी के रिश्ते के बारे में पता चल गया है। अमित ने पूछा। ये सुनकर फिर पवित्रा कुछ नहीं बोल सकी। उसकी चुप्पी देखकर अमित बोला, तो फिर मेरा अंदाजा सही निकला। तुम भी मुझे औरों की तरह घटिया और वाहियात समझती हो। यही तो सब अपने मन की बात करते हैं, लेकिन मेरे मन की बात कोई नहीं समझता, तुम भी नहीं पवित्रा। अमित बोला, भैया जिस बात को समाज और बड़े गलत कहते हैं तो वो गलत ही होता है। पवित्रा बोली। तब अमित बोला, लेकिन पवित्रा मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या करूं। पता है, जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने ये बात माँ से कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को मजाक में ले लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे लड़कों से दोस्ती करना अच्छा लगने लगा। लेकिन तब मेरे दिल की बात समझता कौन। जब माँ पापा को बच्चे का दोस्त बनना चाहिए तो उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। बोर्डिंग में पढ़ाई के लिए डाल दिया ताकि उनके काम में कोई अवरोध उत्पन्न न हो और वे और भी रुपया कमा सके। ये रुपया उन्होंने मेरे लिए ही कमाया है ना, लेकिन ये रुपया मेरे किस काम का जब मैं दिल से ही खुश नहीं हूँ। तो वो मेरी शादी ज्योतिका से कराना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा करके मेरी और ज्योतिका दोनों की जिंदगी खराब कर रही हैं। शादी के बाद ज्योतिका को जब पता चलेगा कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सबकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। मैं केवल हैरी को चाहता हूँ और उसके साथ ही खुश रह सकता हूँ, लेकिन ये रिश्ता बेमेल है, प्रकृति के खिलाफ है।
समाज में ऐसा नहीं होता भैया, पवित्रा बोली। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं सच में गलत हूँ, अमित बोला। लेकिन आपके माँ बाप के भी तो कुछ अरमान होंगे ना, आखिर आप उनकी इकलौती संतान हैं, पवित्रा बोली। तो मैं क्या करूं, उनके अरमानों की खातिर अपने अरमानों का गला घोट दूं, अमित बोला। तो क्या आप हमेशा हैरी के साथ ही रहेंगे? आपकी आगे की जिंदगी कैसी होगी, जरा आप खुद ही सोच कर देखिए। जिंदगी को बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए होते हैं। आपकी वंश बेल तो आप पर ही आकर खत्म हो जाएगी। ये तकलीफ आपके माँ बाप देख नहीं पाएंगे, पवित्रा बोली। तो हम दोनों एक बच्चा गोद ले लेंगे, अमित बोला। ये बहुत ही बेहुदा विचार है और मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, पवित्रा बोली। तो तुम्हें भी मेरा और हैरी का रिश्ता पसंद नहीं है, अमित बोला। बिल्कुल नहीं, पवित्रा बोली। तुम मेरी बहन होकर ऐसा कह रही हो, अमित बोला। बहन हूँ तभी तो आपका भला चाहती हूँ, गैर होती तो आपको आंखों के सामने कुएं में गिरता देख कुछ ना बोलती, पवित्रा बोली। ठीक है, तो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अमित बोला। नहीं भैया, साथ नहीं छोड़ा। जो आपके लिए सही है मैं आपको वही सलाह दे रही हूँ, पवित्रा बोली। और उस दिन अमित की पवित्रा के साथ बहुत बहस हुई। इतनी बहस हुई कि पवित्रा गुस्से से उस घर का काम छोड़कर चली आई। फिर दोबारा लौटकर उस घर में नहीं गई। मिसेज गर्ग ने अपने ड्राइवर को भेजकर पवित्रा से उनके घर आने को भी कहा, लेकिन अब उसका उस घर से मन उचट गया था और वो दोबारा उस घर में नहीं गई। ऐसे ही 2-3 महीने बीते। सावन आ गया और सावन में रक्षाबंधन का त्योहार आया। पवित्रा वैसे तो अपने भाई के लिए राखी नहीं खरीदती थी, लेकिन इस बार वो राखी खरीदने गई और उसने 2 राखियां खरीदी, एक अपने भाई प्रशांत के लिए और दूसरी अमित के लिए। राखी वाले दिन उसने नया सलवार कमीज पहना और दोपहर तक राखी की थाली लेकर अपने भाई प्रशांत का इंतजार करती रही, लेकिन प्रशांत घर नहीं लौटा। अब पवित्रा का मन खराब हो गया, इसलिए वो अपनी माँ से बोली, माँ क्या मैं मिसेस गर्ग आंटी के घर चली जाऊं अमित भैया को राखी बांधने? सरिता बोली, मुझसे क्या पूछती है, तेरा भाई है तो जाकर बांधा राखी। पवित्रा खुशी खुशी मिसेस गर्ग के घर पहुंची। डोरबेल बजाई तो मिसेस गर्ग ने दरवाजा खोला और पवित्रा को सामने देखकर बोली, तू इतने दिनों बाद आजा, अंदर आजा। पवित्रा ने पहले नमस्ते की, फिर अंदर पहुंची और बोली, आज राखी है, अमित भैया मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसलिए राखी बांधने आई हूँ। कहाँ है वे, उन्हें बुला दीजिए। मिसेस गर्ग तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन इतने में मिस्टर गर्ग अपने कमरे से बाहर आकर बोले, बेटी अब तेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, हमारी जिद उसे खा गई। क्या कह रहे हैं अंकल जी? पवित्रा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, ये सच है, मिसेस गर्ग बोली। लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? पवित्रा ने पूछा। तब मिसेस गर्ग बोली, मैंने उससे ज्योतिका से शादी करने की जिद की, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहा था। वो तो हैरी के साथ रहना चाहता था। फिर एक दिन मैं हैरी के पास गई और उसे मुंह मांगे रुपए देकर बोली कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, उसका पीछा छोड़ दो, चाहे तो मैं तुम्हारा विदेश भेजने का इंतजाम भी कर दूंगी, लेकिन तुम अमित के आसपास भी नहीं भटकोगे। रुपए देकर हैरी के मन में लालच आ गया और वो अमित को छोड़ने को राजी हो गया। मैंने उसे अपने खर्चे पर विदेश भी भेज दिया। ये बात अमित के किसी दोस्त ने उसे बता दी और अमित को हैरी का धोखा पसंद नहीं आया। वो पहले से ही टूटा हुआ था और भी टूट गया। ऊपर से हम उसके माँ बाप होकर भी उसे समझ ना सके, तो उसने छत पर से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। मेरी जिद के कारण वो हमसे दूर चला गया। पवित्रा, सब गलती मेरी है। मैंने क्यों एक माँ होकर उसके दर्द को नहीं समझा। रुपया कमाने के चक्कर में मैंने उसे अपने आप से दूर रखा और आज देखो वो खुद ही रूठ कर हमसे दूर चला गया। और इतना कहकर मिसेज गर्ग फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना देखकर पवित्रा की आंखों से भी आंसू बह निकले और उसने मिसेज गर्ग से पूछा, क्या मैं उनके कमरे में जा सकती हूँ? हाँ बेटा जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मिस्टर गर्ग बोले। फिर पवित्रा धीरे से उठी और अमित के कमरे में गई, जहाँ उसकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ी हुई थी। वो उस तस्वीर के सामने जाकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए अमित भैया, मैंने भी आपको नहीं समझा। और उसने वो राखी जो उसे बांधने लाई थी वही उसकी तस्वीर के सामने रख दी
और आंखों में आंसू लिए हुए मिसेज गर्ग से बोली, अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ। और फिर उसने बाहर आकर अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रास्ते भर आंसू पोंछती रही और ये सोचती रही, इंसान क्यों ऐसा है, किसी को कुछ चाहिए होता है तो किसी को कुछ चाहिए। आखिर क्या पाया मिसेस गर्ग ने अंत में इतना रुपया कमाकर? अगर रुपया ना कमाकर थोड़ा वक्त वो अपने बेटे के साथ बिताती तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती। बेटा नहीं रहा तो रुपया किस काम का? वो रुपया उन्होंने बेटे के लिए ही तो कमाया था। अब वे आगे क्या करेंगी ये मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उनके जीवन में जब खुशियों के पल आए थे उन्होंने उसे भरपूर नहीं जिया। वो शायद खुशियों के लिए ही रुपया कमा रही थी, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी खुशी उनसे दूर चली गई तो अब रुपया किस काम का? ये सोचते सोचते पवित्रा कब घर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला और जाकर सरिता की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, माँ, अमित भैया ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर सरिता को भी बहुत बुरा लगा और वो बिस्तर पर लेटकर अपने बेटे प्रशांत के बारे में भी सोचने लगी। प्रशांत भी तो आजकल अपने मन का हो गया है, किसी की बात नहीं मानता। नशे के लिए ही तो वो कोई काम भी करता है। जब 2-4 दिन के लिए नशे के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो काम छोड़ देता है। कई कई दिनों तक घर नहीं आता। सरिता को उसकी बहुत चिंता रहती है। सुना है आजकल वो चकली वाली सुंदरी के यहाँ जाने लगा है। दिन भर वही तो पड़ा रहता है। सुंदरी का तो काम यही है कि भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फांसकर उनसे पैसे हड़पना। सब कहते हैं कि वो प्रशांत से उम्र में बड़ी भी है। अब की बार आने दो, उसे पूछूंगी कि वो सुंदरी के पास क्यों जाता है। अगर तू कहे मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूं, शायद बहू आने से प्रशांत सुधर जाए, नशा करना भी छोड़ दे। सरिता ये सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने देखा कि प्रशांत आया है जो कि नशे में था। प्रशांत को देखकर सरिता ने उसे खुश होकर पूछा, आ गया तू? क्यों, मैं घर नहीं आ सकता क्या? प्रशांत बोला, तू घर रोज नहीं आता ना, इसलिए मैंने पूछा। सरिता बोली, तो मत पूछा करो, मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी। प्रशांत बोला, हाँ, अब तुझे सुंदरी जो मिल गई है तो तुझे हम लोगों की क्या जरूरत है? सरिता गुस्से से बोली, तो तुम लोगों से तो अच्छी है। प्रशांत बोला, अच्छा, तो अब बाहर वाली हम लोगों से अच्छी हो गई। सरिता बोली, हाँ, कम से कम मेरा दर्द तो समझती है। प्रशांत बोला, तो क्या हम तेरा दर्द नहीं समझते? सरिता ने पूछा। नहीं, अगर समझते होते तो तुम लोग उस वक्त मेरा साथ देते जब गोपी की बात मैंने तुम लोगों से बताई थी। प्रशांत बोला, वो बहुत अमीर लोग थे बेटे, हम उनसे नहीं जीत सकते थे। सरिता बोली, लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज तो करा सकते थे ना, कम से कम उसके परिवार का घिनौना चेहरा तो सबके सामने आ जाता। प्रशांत बोला, लेकिन उसके घर वालों ने तुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। सरिता बोली, तो क्या होता, मैं भी अपनी गोपी की तरह मर जाता। प्रशांत बोला, ऐसा ना बोल बेटा, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। सरिता बोली, लेकिन मैं गोपी से प्यार करता था और वो भी मुझे चाहती थी। प्रशांत बोला, लेकिन बेटा, उसके घर वाले तो नहीं चाहते थे ना कि तू गोपी से मिले, तभी तो उन्होंने गोपी को घर के भीतर कैद करके रखा था। सरिता बोली, लेकिन वजह कुछ और भी थी उसे घर में कैद करने की। प्रशांत बोला, वो वजह तो तूने मुझसे कभी नहीं बताई, बस ये कहा कि उसके घर वाले नहीं चाहते कि तू उससे मिले क्योंकि वो एक विधायक की पोती है और तू एक काम वाली का बेटा। सरिता बोली, माँ, तुमने कभी वजह जानने की कोशिश ही नहीं की तो क्या बताता? प्रशांत बोला, तो आज बोल दे बेटा, मैं सब सुनूंगी, लेकिन तू ये रातों को यहाँ भटकना छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे। सरिता बोली, नशा तो मैंने गोपी के जाने के बाद शुरू किया है माँ, क्योंकि उसे मैं न्याय नहीं दिलवा सका, इसका मुझे पछतावा है। प्रशांत बोला, मुझे बता आज उसके साथ क्या हुआ था, मैं सब सुनूंगी। सरिता बोली। फिर प्रशांत ने गोपी के बारे में बोलना शुरू किया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।